नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस में। मेरा नाम निशांत है और पिछले कुछ रोज से हम लोग एसएससी मंत्रा कर रहे हैं सीजीएल वगैरह के लिए। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, देखो इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं होता। कई लोग इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं। क्वेश्चन पूछने के तरीका में फ़र्क होता है, लेकिन एसएससी हो, बैंक हो, सीडीएस हो, एनडीओ, कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश इंग्लिश है। एप्पल का अर्थ एसएससी में भी सेव होता है, एप्पल का अर्थ बैंक में भी सेव ही होगा। तो रूल्स नहीं बदलने वाले। हाँ, क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है पूछने का, लेकिन जो नॉलेज चाहिए क्वेश्चन को बनाने के लिए, वो तो हर जगह सेम ही रहने वाला है। तो ये सीरीज चल रहा है और ये लंबा चलने वाला है। मेरी कोशिश ये होगी कि ये लगातार 5 से 10 हज़ार सवाल आपको मैं करवाऊँ इस तरीके से। एक विनती ये होगी कि जब भी आप चैनल पे आएँ या वीडियो देख रहे हो तो काइंडली कॉपी पेन ले लिया करें, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो वीडियो लेक्चर के दौरान सामने आती हैं। और अगर आप उनको नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर वो आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। और रैंडम अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये फिर आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपका ये एक लाइक जो है 1 सेकंड का, वो काफ़ी ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। ये जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले वो एसएससी मंत्रा से कर रहे हैं। ये हमारी किताब है, आपको पता है, ये पुस्तक से पहले भी हम लोगों ने सवाल बनाए हैं। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, काइंडली चैनल को लाइक करना ना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दैट्स इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक जब पहुंच होती है तो मन में आनंद आता है कि आपका काम जो है सही जगह तक जा रहा है। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। और एक बात और है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो काइंडली स्क्रीन को फुल स्क्रीन में वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जो टेक्स्ट है वो छोटे अक्षरों में है। तो आपको अच्छा व्यू तभी मिलेगा जब आप फुल स्क्रीन में देखोगे और देखने में आनंद आएगा। तो कमेंट बाद में कर लेना, वो भी ज़रूरी है, लेकिन बाद में करना। अगर आपकी कोई राय होगी तो बाद में आप कमेंट में जाके बताएंगे, लेकिन जब आप वीडियो देख रहे हो तो फुल स्क्रीन में देखें, वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 से बात शुरू कर रहे हैं। ये 89 80 इस नंबर के चक्कर में मत पड़ना, क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक है। ये बाकी सारे क्वेश्चंस एक के बाद एक आते चले जाएंगे, क्योंकि बुक से क्वेश्चन लिया जा रहा है। तो जितना वो एरिया आता है उतना ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। द कैट एंड द डॉग हैव अ फिल इन द ब्लैंक्स इनेमी। इनेमी नाउन है, हमें यहाँ पर एक एडजेक्टिव चाहिए। हम लोग कॉमन इनेमी लेंगे। देखो, कॉमन और म्यूचुअल को लेकर एक झगड़ा है, तो उसको समझ लेते हैं जरा सा, देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ए, बी और सी 3 लोग हैं। ए और बी के बीच में दोस्ती है और बी और सी के बीच में दोस्ती है। ए और सी में कोई संबंध नहीं है। बी की दोस्ती किससे है? ए से। और बी की दोस्ती किससे है? सी से। तो बी को इंडियन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन फ्रेंड बोलते हैं। बी क्या है? ए और सी का कॉमन फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं। म्यूचुअल फ्रेंड जो शब्द है ये अमेरिकन इंग्लिश में, ये ब्रिटिश इंग्लिश या इंडियन इंग्लिश में बी को हम क्या बोलेंगे कि बी इज कॉमन फ्रेंड ऑफ ए एंड सी। तो इसका ध्यान रखेंगे। म्यूचुअल क्या होता है कि मान लीजिए कि 2 लोग हैं, ए और बी। ए बी की मदद करता है और बी ए की मदद करता है। पारस्परिक, म्यूचुअल का अर्थ होता है पारस्परिक। ए बी की मदद कर रहा है, बी ए की मदद कर रहा है, तो दोनों में क्या है? म्यूचुअल कॉपरेशन है। ए बी को प्यार करता है, बी ए को प्यार करता है, तो दोनों में क्या है? म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, पारस्परिक समझ है। अमेरिका और भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिले और उन्होंने कहा कि वो म्यूचुअल कॉपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब एक देश दूसरे को समझता है और वो एक दूसरे को समझता है। तो अगर 2 लोगों के बीच अगर जो संबंध होता है वो म्यूचुअल होता है ना। हमारे यहाँ मगही में बोलते हैं बैना देना। ए ने बी को कुछ दिया और बी ने ए को कुछ दिया, दैट इज रेसिप्रोकल और म्यूचुअल। म्यूचुअल का ही सिनोनिम्स होता है रेसिप्रोकल। अगर 2 लोगों के बीच में रेसिप्रोकल अंडरस्टैंडिंग है, रेसिप्रोकल लव है, रेसिप्रोकल एक हेल्प है, तो वो एक दूसरे की पारस्परिक मदद करते हैं। तो ये कॉमन है। बी जो है ए और सी के बीच में कॉमन है, क्योंकि ए और सी में सीधा कोई संबंध नहीं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो कैट एंड डॉग हैव अ कॉमन इनेमी, ना कि म्यूचुअल। आगे बढ़ेंगे। ही इज वेरी गुड एट। गुड अपने साथ क्या लेता है? एट लेता है। देखो, गुड के साथ और भी कई सारे प्रीपोजिशन आते हैं। देख ही लेते हैं इसको। देखिए, गुड के मामले में आप एट के बजाय और भी अन्य अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे
गुड टू समबडी, किसी के प्रति बेहतर, जैसे ही इज गुड टू मी, वो मेरे प्रति अच्छा है। गुड एट समथिंग, ये टैलेंट को दिखाता है, जैसे ही इज गुड एट इंग्लिश, तो किसी काम में अच्छा, गुड एट, किसी के प्रति अच्छा, व्यवहार अच्छा, जैसे काइंड टू समबडी होता है ना, उसी तरह गुड टू समबडी। और आप देखोगे तो फिर गुड विथ भी लेता है, किसी चीज को हैंडल करने में अच्छा। सी इज गुड विथ चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों को हैंडल करने में, मैनेज करने में अच्छा। अगर आप किसी को मैनेज करने में अच्छा है या उपयोग करने में अच्छा है तो गुड विथ। किसी के प्रति अगर व्यवहार अच्छा है, देखो दो वाक्य मैं बोलता हूं, ध्यान से दोनों का फर्क समझना। सी इज गुड टू चिल्ड्रेन, इसका मतलब निकलेगा कि बच्चों के प्रति व्यवहार अच्छा है, सी इज गुड टू चिल्ड्रेन। और जब आप कहोगे सी इज गुड विथ चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों को हैंडल करने में वो अच्छा है। और सी इज गुड एट कुकिंग, मतलब वो खाना बनाने में अच्छा है। गुड के और भी कई प्रीपोजिशन है, फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन था वो एट की मांग कर रहा था कि ही इज वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज, वो कहानी बनाने में अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। आप लोग बाद में जब कमेंट में अपना आप बताओगे कि आपसे कितने सवाल बन रहे थे। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट, बताया कब, पास्ट में। देखो टोल्ड के दो ऑब्जेक्ट है, एक मी और एक दैट से बना नाउन क्लॉज। ये नाउन क्लॉज भी क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ही टोल्ड मी दैट, सॉरी, सॉरी, 1 सेकेंड। चलिए देखिए, ही टोल्ड मी दैट, पास्ट परफेक्ट की जरूरत थी, ही हैड फिनिश्ड। ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड, कहा कब, पास्ट में, ये सिंपल पास्ट है। और खत्म कब कर चुका था, पास्ट के भी पास्ट में। तो बेहतर होगा कि हम पास्ट परफेक्ट के साथ जाए, हैड फिनिश्ड। बात को समझ लीजिए, मान लीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट है। अगर कोई घटना पास्ट में घटी, प्रेजेंट से पहले, ये पास्ट है। अगर कोई घटना पास्ट में घटती है तो उसको V2 के द्वारा दिखाते हैं, सिंपल पास्ट। और अगर पास्ट के भी पास्ट में कोई घटना घटी हो तो उसे हैड V3 के द्वारा दिखाते हैं। इसी को आप बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। आगे बढ़ेंगे। द ओल्ड जेंटलमैन टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंडफादर। जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो ओल्ड जेंटलमैन थे, वो निकले। टर्न आउट का अर्थ होता है निकलना या साबित होना। क्या साबित हुए, मेरे दादाजी के एक अच्छे दोस्त, अ गुड फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंडफादर। देखो टर्न से कई सारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं, इसको भी देख लो। देखिए देखो टर्न से जो फ्रेजेज बनते हैं, एक तो होता है टर्न आउट, लोगों का सड़क पे निकलना बड़ी संख्या में। जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल टर्न्ड आउट टू वेलकम द टीम, लोगों का बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलना, सड़क पे निकलना, दैट इज टर्न आउट। टर्न आउट का दूसरा अर्थ होता है साबित होना। जिस आदमी को हम साधु समझ रहे थे, ही टर्न्ड आउट टू बी अ चीट, ही टर्न्ड आउट टू बी अ चीट, वो ठग निकला। तो टर्न आउट का दो अर्थ होता है, एक तो सड़क पे निकलना और एक होता है साबित होना। ही, जिसको मैं दुश्मन समझ रहा था, ही टर्न्ड आउट टू बी माई फ्रेंड, वो तो मेरा दोस्त निकला। टर्न ऑन या ऑफ, टर्न ऑन किसी चीज को चालू करना और टर्न ऑफ बंद करना। ऑन ऑफ करना समझते हैं ना, वही चालू या बंद करना। टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑफ द लाइट, इस तरीके से। टर्न ओवर होता है पन्ना पलटना, टर्न ओवर पेज को पलटना। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं। देखो अगर आप वास्तव में एसएससी में अच्छा करना चाहते हैं तो आपका इस पे नियंत्रण जरूरी है। उसी तरह टर्न ऑन, टर्न ऑन का एक और अर्थ होता है किसी पे अचानक हमला कर देना, अचानक हमला करना। द टाइगर टर्न्ड ऑन, द टाइगर टर्न्ड ऑन द ट्रेनर, टाइगर जो है ट्रेनर पे अचानक हमला कर दिया। तो ये था टर्न आउट। अच्छा ये वाला जो टर्न आउट है, कौन वाला, साबित होना, यही हमसे अभी पूछा गया है। ये वाला जो टर्न आउट है, साबित होना वाला, इसमें बात को समझोगे। टर्न आउट जब साबित होना के अर्थ में आता है ना, तो या तो इसके बाद दैट से बना क्लाउज आता है, कंजंक्शन दैट से बना हुआ क्लाउज, या इसके बाद फुल इन्फिनेटिव आता है। फिर से दोहरा रहा हूँ, टर्न आउट का प्रयोग जब ये साबित होना वाले अर्थ में करते हैं, इस वाले अर्थ में, तो या तो इसके बाद दैट क्लाउज आता है या फुल इन्फिनेटिव। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पर, ही टर्न्ड आउट टू बी
अ चीट, वो ठग निकला। चीट मतलब ठग। तो देखो टर्न आउट जब ये निकलना, साबित होना वाले अर्थ में आता है तो उसके बाद क्या होता है, 2+V1 फुल इन्फिनेटिव, या इसके जगह हम चाहे तो दैट क्लॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं। इट टर्न्ड आउट दैट ही वाज अ चीट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इट टर्न्ड आउट दैट ही वॉज अ चीट। जो बात नीचे लिखी गई है वही बात यहाँ पे लिखी जा रही है। तो देखो टर्न आउट को या तो आप दैट क्लॉज दोगे या फुल इन्फिनेटिव दोगे। चलिए हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्या है भाई 93 क्या कह रहा है, जरा देखा जाए। 93 कह रहा है कि इट इज अ मिथ, इट इज अ मिथ, यह एक भ्रम है। देखो लाई का अर्थ होता है झूठ, है ना, और लाई एक डिलिब्रेट चीज है। झूठ को फिब भी बोलते हैं, FIB, वर्ड क्लास में मैंने बताया था। कोर्ट में जो झूठ बोला जाता है उसको परज्यूरी कहते हैं। ये सारे वर्ड पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो आप इसको लाइटली ले लें। ये लाई है, चाहे ये फिब है, और चाहे ये परज्यूरी है, सब का अर्थ होता है झूठ। तो यह एक झूठ है कि युवा लोग सेलिब्रिटी से प्रेरित होते हैं, या यह एक भ्रम है, ये बात एक भ्रम है। इट इज़ अ मिथ, लाई से बेहतर वर्ड होगा मिथ। यहाँ यह एक गलती है कि लोग, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए ना, यह एक भ्रम है। देखो मिथ किसको बोलते हैं, मिथ कहते हैं कोई ऐसी चीज जिसे लोग सत्य मानते हैं लेकिन सत्य नहीं है, इसको फैलेसी भी कहते हैं। मिथ के लिए एक वर्ड आता है फैलेसी, कोई ऐसी बात जिसे लोग सत्य मानते हो लेकिन जो सत्य नहीं हो, दैट इज कॉल्ड मिथ। तो इट इज अ मिथ, ये भ्रम है, दैट पीपल आर इंस्पायर्ड आर सेलिब्रिटीज, की यंग पीपल जो है सेलिब्रिटीज से प्रभावित होते हैं। इट इज अ मिथ दैट मेन आर बेटर ड्राइवर देन वुमेन। आमतौर पे लोग समझते हैं कि पुरुष जो होते हैं ये बेटर ड्राइवर होते हैं, ये गलत बात है। इट इज़ अ मिथ, इट इज़ अ फैलेसी। ये कोई झूठ नहीं है, कोई जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहा है, ऐसी लोगों की एक अवधारणा है। तो कोई ऐसी बात जिसे लोग सत्य मानते हैं लेकिन जो सत्य नहीं है उसको फैलेसी या मिथ कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। हैड आई सेव्ड मनी, यदि मैंने पैसा बचाया होता, आई वुड हैव परचेज्ड। देखो ये टाइप 3 कंडीशनल है, इसको पहले समझ लो। देखो अच्छा, कहीं पर अगर ज़रूरत होगा तो वीडियो को तुम लोग पॉज करके भी अच्छे से समझ सकते हो, लिख सकते हो। देखो टाइप 3 कंडीशनल वाक्य जो है वो इस बनावट में दिखता है। इफ़ सब्जेक्ट हैड V3, ये इफ़ क्लॉज हो गया, और अगला जो क्लॉज होता है उसमें ये बनावट नजर आता है। दो हिस्सों में वाक्य टूटा हुआ होता है। ये एक क्लॉज यहाँ पर है और एक क्लॉज यहाँ पर है, ये कंजंक्शन है। तो दो अलग अलग क्लॉज होते हैं। इफ़ क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद हैड V3 होता है और मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद वुड हैव V3 होता है। अगर आप चाहो तो यहाँ से इफ़ को हटा सकते हो, और अगर आप इफ़ को हटा दोगे तो ये जो हैड सब्जेक्ट के बाद था वो पहले आ जाता है। मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे इफ़ यू हैड टोल्ड मी, यदि तुमने मुझे कहा होता, इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। यदि तुमने मुझे कहा होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद की होती। ये टाइप 3 कंडीशनल है। ये देखो हैड इफ़ क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद हैड V3 और मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद वुड हैव V3। अगर आप चाहो तो इस इफ़ को ओमिट कर दो, हटा दो। तो अगर आप इस इफ़ को हटा दोगे तो ये जो हैड है यहाँ पर आ जाएगा, तो वाक्य हो जाएगा हैड यू टोल्ड मी, इसे पार्शियल इन्वर्सन कहते हैं। हैड यू टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, यदि तुमने कहा होता मैंने तुम्हारी मदद की होती। तो क्वेश्चन को देखते हैं। देखो हैड आ गया हुआ है ना, मतलब कि वो पार्शियल इन्वर्सन किया हुआ है, टाइप 3 वाला मामला है। तो हैड आई सेव्ड मनी, यदि मैंने पैसा बचाया होता, आई वुड हैव बाउट, आई वुड हैव परचेज्ड, मैंने खरीद लिया होता। नेक्स्ट, ही डिसाइडेड टू री राइट। देखो एग्जाम देने के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। ही डिसाइडेड टू, यहाँ तो रीटेक होता है या री राइट होता है, रीमेक नहीं होता। रीमेक का अर्थ होता है दोबारा बनाना, रीडू का अर्थ होता है किसी चीज को सजावट करना, रेनोवेट करना। रेनोवेट समझते हैं ना, साज सज्जा करना, मरम्मत करके किसी चीज को खूबसूरत बनाना। जैसे पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो जाती है तो उसको रिनोवेट किया जाता है ना। कई बार दुकान पे जाओगे तो लिखा हुआ क्या, दुकान बंद है, अंडर रेनोवेशन है, मतलब मरम्मत का काम चल रहा है। तो रीडू का सिनोनिम्स होता है रेनोवेट। तो हमें बेहतर वर्ड जो हमारा वो री राइट, राइट योर पेपर, राइट योर एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन या टेस्ट के साथ राइट या टेक वर्ड का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे। द पुलिस पुश द पीपल बैक, पुलिस ने लोगों को पीछे ढकेला। टू मेक वे, रास्ता बनाने के लिए। मेक वे होता है, मेक पैसेज नहीं होता। मेक वे फॉर प्राइम मिनिस्टर्स कार्स, या मेक रूम भी होता है। प्लीज मेक रूम, मुझे जाने का जगह दीजिए। मेक रूम का मतलब कमरा बनाना नहीं, जगह बनाना चलने के लिए, गुजरने के लिए। तो फिलहाल दिए गए ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शन क्या है, मेक वे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन पिछले अगले दिन देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन का हमारे पास फिलहाल ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 पर आते हैं। यहाँ
रामू, ये जो कुछ ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 110 का है, तो वो बाद में देखेंगे, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। 110 नंबर क्वेश्चन हमारे पास अभी नहीं है। रामू इज इन द हैबिट ऑफ रिवाइजिंग जस्ट वंस। रामू को बस एक बार रिवाइज करने का आदत है, लेकिन सुरेश कभी भी नहीं समझता। यहाँ से देखो सेकंड वाक्य शुरू हो रहा है, सेकंड क्लॉज। सुरेश सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड वर्ब है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। सुरेश कभी भी किसी विषय को नहीं समझता यदि वो 3 बार कम से कम रिवीजन ना कर ले। देखो अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, इफ नॉट। अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। आप इसको पढ़ो, अनलेस को यहाँ से यदि नहीं करके पढ़ो। सुरेश को कोई विषय नहीं समझ में आता यदि वह कम से कम 3 बार रिवीजन ना कर ले। मान लीजिएगा हमको अनलेस नहीं लिखना होता तो हम यहाँ पे इफ लगाते, इफ इट डज नॉट रिवाइज इट फॉर एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो राइट ऑप्शन इज अनलेस। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 112। ही वॉज सॉरी। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन 112 नंबर। देखो मैं इसको समझा दे रहा हूँ। हमें सॉरी तो फ्रॉम नहीं लेगा तो ये तो सबसे पहले खत्म हो जाएगा, और 2 + V4 नहीं होता तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचा, ए और बी। देखिए समझाते हैं इसको। देखो सॉरी जो वर्ड है ना, एडजेक्टिव है पहली बात, और सॉरी सबसे बेसिक चीज जो अपने साथ लेता है वो लेता है फॉर। सॉरी अपने साथ अबाउट भी लेता है, सॉरी अपने साथ दैट से बना हुआ क्लॉज भी लेता है, और सॉरी अपने साथ फुल इन्फिनिटिव भी लेता है, 2 + V1। जैसे आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, आई एम सॉरी फॉर द डिले। तो सॉरी को हमने क्या दिया, आपको फॉर दिया प्रीपोजिशन। दे वर सॉरी फॉर द डैमेज। आपको जो डैमेज हुआ उसके लिए वो सॉरी थे, दुखी थे। दे वर सॉरी फॉर द डैमेज। आई एम सॉरी दैट यू कुडंट गो देयर। मुझे दुख है कि आप नहीं जा सके। तो अभी हमने सॉरी को क्या दिया, दैट से बना क्लॉज दिया। सॉरी को हमने फॉर, सॉरी यहाँ पर अबाउट का प्रयोग करना था, मैंने दोबारा फॉर ही लिख दिया। सॉरी को हम फॉर भी दे सकते हैं, सॉरी को हम अबाउट भी दे सकते हैं, और सॉरी को हम क्या कर सकते हैं, दैट वाला क्लॉज भी दे सकते हैं। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू। मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, कि आपके बेटा को स्कूल से निकाल दिया गया है। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म, तो सॉरी को आगे जो भी लिखना है, तो यहाँ पर सॉरी को क्या मिला, फुल इन्फिनिटिव। तो सॉरी कैन बी फॉलोड बाय 2 + V1 जैसे यहाँ दिख रहा है, सॉरी कैन बी फॉलोड बाय दैट क्लॉज जैसे यहाँ दिख रहा है, सॉरी कैन बी फॉलोड बाय अबाउट जैसे यहाँ दिख रहा है, और सॉरी कैन बी फॉलोड बाय 4 तो यहाँ दिख रहा है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे उसमें अबाउट भी आया हुआ और 2 + V1 भी आया हुआ है। तो क्या करें, देखो सॉरी अबाउट के बाद V4 का प्रयोग नहीं कर सकते, इससे बचना चाहिए था। तो बेहतर है कि हम सॉरी के साथ 2 + V1 लेकर जाए। तो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्या कह रहा है, शी वॉज सॉरी टू कम लेट लास्ट नाइट। जब आपको ये बात का दुख होता है कि आप किसी काम को और बेहतर कर सकते थे, है ना। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें जो सॉरी का 3rd वाला मायने दिया हुआ है ना, उसमें ये बात समझ में आता है। देखो कई लोग जबरदस्ती जो है कह देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। लॉजिक से बात करनी चाहिए। तो लॉजिक ये कहता है कि सॉरी अबाउट भी लेता है और सॉरी 2 + V1 भी लेता है, लेकिन जब आपके मन में दुख हो कि आप बेहतर कर सकते थे, तो वहाँ पर सॉरी के साथ जो राइट ऑप्शन होता है वो इन्फिनिटिव होता है। तो ही वॉज सॉरी टू कम। आगे बढ़ेंगे। सीता मेड हर स्टेप्सन, स्टेप्सन मतलब सौतेला। सी मेड हर स्टेप्सन हर एयर, एच को साइलेंट रखते एयर पढ़ते, जैसे हवा को उच्चारित करते ना वैसे। हर एयर टू हर लार्ज फॉर्चून, फॉर्चून मतलब दौलत। उसने अपने सौतेले बेटे को अपना वारिस, एयर का मतलब होता है, एयर का अर्थ होता है वारिस या उत्तराधिकारी, जिसको किसी चीज़ का इनहेरिटेंस मिलने वाला हो, अधिकार मिलने वाला हो। ये जो हेयर देख रहे हैं HARE, ये होता है जंगली खरगोश, HARE, ये खरगोश वाले अर्थ में। ये देख रहे हैं बाल, और ये देख रहे हैं एडवर्ब यहाँ वाले अर्थ में। तो हमारा राइट आंसर है बी। चलिए, स्टीवर्ड बोलते हैं किसी जगह व्यवस्था देखने वाले को या खाद्य प्रबंध देखने वाले को। ये अभी जो वाक्य यहाँ पर देख रहे हैं 114 नंबर वाक्य को पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एयर होस्टेस के लिए आ रहा है।
हालांकि स्टीवर्ड, ये देखो ई डबल एस लगाकर फेमिनिन बना दिया गया, मूल वर्ड यही है स्टीवर्ड, STEWARD, ई डबल एस जोड़कर फीमेल, फेमनाइन जेंडर कर दिया गया। तो स्टीवर्डिस जो है उसने पैसेंजर को क्या दिखाया कि सीट बेल्ट कैसे बांधते हैं, हाउ टू फासिन, फासिन मतलब बांधना, ट्रैवलिंग कैसे कब शुरू करना है, कहाँ प्लेन लैंड करना है, ये सब पैसेंजर का काम है नहीं। स्टीवर्डेस जो होती है, एयर होस्टेस, वो आपको बताती है, पैसेंजर को बताती है कि हाउ टू फास्टन द सीट बेल्ट। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 115, मेनी पीपल रिपोर्टेड फिल इन द ब्लैंक्स अ नॉइज इन द नाइट। अब ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो वीडियो को स्लो करके देख लें, पॉज करके देख लें, लिखना हो तो लिख लें, और जो क्वेश्चंस विवादित हैं वही असल में चीज़ सीखने लायक हैं आपके लिए। देखो बात को समझना, कुछ वर्ब मैं आपको लिख दे रहा हूँ, रिपोर्ट, से, नो। बाबू ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नॉलेज है। जो वर्ब मुझसे पढ़ चुके हैं उनको तो ये बात समझ में आएगी, जो नहीं पढ़ चुके वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो 4-5 क्लास का चीज़ है, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। देखो ये वर्ब जब पैसिव में होते हैं ना, मतलब इनके पहले बी क्रिया लगा हो और ये थर्ड फॉर्म में लिखे हुए हो, जैसे बी क्रिया के बाद रिपोर्टेड, सेड, नोन ऐसा लिखा हुआ हो, तो इनके साथ फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। फुल इन्फिनेटिव इस फॉर्म में भी हो सकता है, फुल इन्फिनेटिव इस फॉर्म में भी हो सकता है, टू हैव V3 फॉर्म में। तो सवाल है कि फुल इन्फिनिटिव या टू बी V4, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं लाइन के इधर, ये सब इन्फिनेटिव ही है। ये है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, बेसिक इन्फिनेटिव, और ये परफेक्ट इन्फिनेटिव। अब सवाल है कि कब परफेक्ट इन्फिनेटिव लेते हैं। तो देखो जब अर्लियर एक्शन का बोध कराना होता है ना, अर्लियर एक्शन का, तो इन वर्बों के पैसिव फॉर्म के बाद, बिलीव, सपोज आदि के पैसिव फॉर्म के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आ रहा हो तो उस वर्ब को परफेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन कब, जब अर्लियर एक्शन का बोध कराना हो। जैसे मैं एग्जांपल से यहाँ समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखिएगा। जैसे पीपल सेड, लोग कहते हैं, दैट ही डाइड लास्ट ईयर। अब यहाँ पर देखो मैं टाइम ले रहा हूँ थोड़ा, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। ये दैट से बना नाउन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। लोग कहते हैं, कहते कब हैं, ये सिंपल प्रेजेंट है ना। लोग कहते हैं कि वह मर गया, और मरा कब, लास्ट ईयर, पिछले साल, ये सिंपल पास्ट है। तो कहने का काम कब हो रहा है। अब मैं टाइमलाइन पर अगर देखोगे तो हम लोग यहाँ खड़े हैं प्रेजेंट में, हम लोग यहाँ खड़े हैं प्रेजेंट में। लोग कहते हैं, कब कहते हैं, प्रेजेंट में कहते हैं, वर्तमान में कहते हैं। से मतलब सिंपल प्रेजेंट V1 है, कि वह मर गया, तो मरा कब, पास्ट में। मरने का काम कब हुआ, पास्ट में, सिंपल पास्ट। V2 से दिखाते हैं डाइड, पिछले साल। तो लोग कहते हैं वर्तमान में कि वो मर गया, पास्ट में। अब जब आप इसका पैसिव बनाना चाहोगे ना, तो ऐसा देखो, इसी वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम वाक्य को हम ऐसे लिख रहे हैं, ही इज सेड, उसके बारे में कहा जाता है। ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, इसी का पैसिव है। अब ये इसको देखो परफेक्ट इन्फिनेटिव से लिख रहा है, ही इज सेड टू हैव डाइड लास्ट ईयर। अब ये बड़ा लेंदी सेक्शन है, मैं उतना अभी विस्तार में नहीं जा सकता। ये देखो परफेक्ट फॉर्म। तो मैं अभी यही समझा रहा था कि से आदि जब पैसिव फॉर्म में होते हैं ना, तो इनके बाद परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज करते हैं अगर अर्लियर एक्शन का बोध कराना हो। तो उसके बारे में कहा जाता है, ही इज सेड टू हैव डाइड। यहाँ टू डाई नहीं लिखेंगे। तो क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 115 था। तो मेनी पीपल रिपोर्टेड, कई लोगों ने कहा, और क्या कहा, मेनी पीपल रिपोर्टेड टू हैव हर्ड, सुनने का, क्या सुनने का, अ नॉइज इन द नाइट। आगे बढ़ेंगे। आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक गया हूँ। एग्जॉस्टेड का अर्थ होता है टायर्ड। लेट्स कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है काम समाप्त करना। कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि आज का काम समाप्त करना। कॉल इट अ डे, ये पूरा फ्रेज है, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक, कॉल इट अ डे, इसका ध्यान रखेंगे। कॉल एट का अर्थ होता है वाहन को रोकना। चलो इसको भी देख लो। देखो कॉल से कुछ बड़े बेसिक महत्वपूर्ण फ्रेजेस बनते हैं, और पता नहीं आप इनमें से कितना लिखना पसंद करेंगे, जानना पसंद करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको। लिख लोगे बैल, काम, जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। चलो देखो, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का अर्थ होता है रद्द करना। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ,
रद्द करना। कॉल एट का अर्थ होता है वाहन आदि का रुकना। द ट्रेन विल कॉल एट ABC स्टेशन, द बस विल कॉल एट ABC प्लेस, बस फलाने जगह रुकेगी। तो कॉल एट का अर्थ होता है किसी वाहन आदि का रुकना। कॉल आउट का अर्थ होता है सेना आदि को बुलाना, मदद के लिए बुलाना। द आर्मी वॉज कॉल्ड आउट, मदद के लिए बुलाना। द आर्मी वॉज कॉल्ड आउट, मान लीजिए बाहर बाढ़ आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई है ना, तो आर्मी को कॉल आउट किया जाता है। कॉल अप होता है सेना में भर्ती के लिए बुलाना। आई वॉज कॉल्ड अप एट द एज ऑफ 18, आई वॉज कॉल्ड अप, मुझे बुलाया गया एट द एज ऑफ 14 18 जो भी है, भर्ती के लिए बुलाना। और भी बनते हैं कॉल से फ्रेजेस, जैसे कॉल इन, किसी को घर पे सर्विस के लिए बुलाना, है ना। जैसे कॉल इन, लाइट बिजली खराब हो गई तो कॉल इन एन इलेक्ट्रीशियन। पानी का पाइप जो है लीक हो रहा है, कॉल इन अ प्लम्बर। तो घर पे किसी को सर्विस के लिए बुलाना, दैट इज कॉल इन। यहाँ पर खास तौर पे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जैसे वर्ड आते हैं। तो ये कॉल से बहुत सारे फ्रेजेस बनते हैं। अभी जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 116 को अगर आप देखेंगे, क्या कर रहा है देख लो। लेट्स कॉल इट, कॉल ऑफ रद्द करना अभी भी बताया। कॉल इन, किसी को सर्विस सेवा के लिए बुलाना, कॉल इन अ प्लम्बर। द वर्कर यूज्ड सीमेंट टू पैचअप का मतलब भरना। तो दीवार में छेद हो तो किस तरह से भरेंगे, मिट्टी से, घास से, बालू से या सीमेंट से? सीमेंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि तुम अभी नहीं निकलते हो, यदि नहीं के अर्थ में अभी भी बात कर रहे थे। यदि नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 111 में यदि इफ नॉट का प्रयोग होता है अनलेस, यदि नहीं वाले अर्थ में। वही चीज़ है, इफ़ यू डू नॉट लीव नाउ यू विल बी लेट, मतलब अगर अभी तुम नहीं निकलते हो तो तुम लेट हो जाओगे। चलिए आज के लिए इतना ही। ये सीरीज़ बहुत लंबा चलने वाला है, ये मैं कोशिश करूंगा कि लगातार साल भर ये चलता रहे। जो भी SSC CGL वगैरह के जो सीरियस विद्यार्थी हैं उनसे मैं सहयोग की, सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ, क्योंकि देखो बहुत टाइम टेकिंग काम है। अभी मैं रात को 1:30-2 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मिनिमम रिसोर्सेज में इसको करना होता है, तो टाइम काफ़ी लग जाता है एक एक वीडियो को बनाने में, अपलोड करना, वो काफ़ी इंगेजिंग काम है। तो काइंडली आपका सपोर्ट, आपका लाइक बहुत आवश्यक है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ। ये सीरीज़ में अब तभी, चलो एक बात, आज ये सीरीज़ मैं तभी कंटिन्यू करूँगा जब कम से कम इस वाले वीडियो पर 3000-4000 लाइक आ जाए, सॉरी लाइक मैं कर रहा हूँ, व्यूज आ जाएंगे, तो अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा। सारे वीडियोस तैयार हैं, लेकिन मैं पब्लिश तभी करूँगा जब ये वाला वीडियो, चूँकि हो क्या रहा है देखो, कोई वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कोई को एकदम नहीं देख रहा है। इससे समझ में आता है ना कि आप रैंडम आ रहे हैं, आप सीरियस लर्नर नहीं है। अफसोस है मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये फैक्ट है। तो फिर उसके लिए अगर फिर मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो मेहनत जब आप करते हैं तो आप चाहते हैं कि सही लोगों तक चीज़ें जाएँ, और मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूँ और वो काफ़ी पेंस टेकिंग काम है। तो अगला वीडियो अब इस सीरीज़ का तभी आएगा, बाकी वीडियोज आते रहेंगे, लेकिन ये वाला जो काम है ये तभी होगा जब आप कम से कम इसको 3-4 हज़ार व्यूज इसके हो जाएंगे। तो काइंडली वीडियो को शेयर कर दिया करें दोस्तों से, ताकि मैं इस काम को कंटिन्यू कर सकूं। होपिंग फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, और अपना प्रेम समर्थन इसी प्रकार बनाए रखें। हम सब मिलकर बहुत ही बेहतर करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।